Assalamu alaikum students, welcome back. Today we will be starting our next topic that actually we know that we completed our compression member in last lecture. So today we will be discussing the flexure members. Introduction to flexural members of flexure, we have already studied that the member and those undergo the bending, ठीक है, जिसमें फ्लैक्चर या बेंडिंग हो वो हमारे क्या होते हैं, फ्लैक्चरल मेंबर्स होते हैं. फ्लैक्चरल मेंबर्स का दूसरा जो नाम है हम उनको देते हैं वो हम क्या कहते हैं, उनको उनको हम बीम्स कहते हैं. ओके. अब इसमें ये चीज हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ही ज्यादा जो है ना वो इस चीज को स्टडी किया था. देखिए, स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट सपोर्ट्स ट्रांसवर्स लोड एंड आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू प्राइमरली टू फ्लेक्चर और बेंडिंग. मतलब उनकी जो मतलब मेजर जो स्ट्रेस है या मेजर जो उनका जो बिहेवियर है वो क्या हो, अच्छा उसमें शेयर भी हो सकती है ऑफ कोर्स, नो डाउट. लेकिन जो एलिमेंट का या स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल एलिमेंट का अगर हमारा बिहेवियर प्राइमरली मतलब मेजर उसका जो पार्ट है या मेजर उसका जो कंसर्न है वो बेंडिंग में है, तो दैट वी कॉल इट फ्लेक्चरल मेंबर्स, और उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, बीम कहते हैं. अब हमारे यहाँ पहले भी हम इस चीज को बड़ा क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि बीम कुड बी इंक्लाइंड, बीम कुड बी हॉरिजॉन्टल, बीम कुड बी वर्टिकल. हमारे यहाँ एक नॉर्मल जो परसेप्शन है या जनरल परसेप्शन है कि बीम और हॉरिजॉन्टल. ओके, हम कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है वो बीम है. नो, हॉरिजॉन्टल मेंबर हमारा बीम नहीं है. द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, ठीक है, जिस जो हमारा मेंबर है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर है या एलिमेंट है जिसमें हमारी बेंडिंग हो या फ्लेक्चर हो, so that is the beam. Okay, it could be inclined, it could be vertical, it could be horizontal. Okay, so the orientation is not the identification of beam, but the identification of the beam is कि उसमें लोडिंग की वजह से क्या हो, बेंडिंग हो. ओके. अच्छा, दूसरी चीजें हमने, आपको याद होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमने फ्रेम्स देखे थे, रिजिड जॉइंट फ्रेम्स से. ओके, मैं ये एक फ्रेम है हमारा. ओके, टू मेंबर फ्रेम है, दोनों एंड्स पे फिक्स है, उसका ये जॉइंट है ये भी रिजिड है. ओके, इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी, दिस इज दीज आर द थ्री रिएक्शंस फॉर फिक्स सपोर्ट. ओके, तो इसमें जो हमारी ये जो जॉइंट है हमारा, इस जॉइंट के लिए भी सेम हमारी जो है वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शंस बनेंगे. आई एम ड्राइंग इट रफली, द डायरेक्शंस प्लीज डोंट अज्यूम द डायरेक्शंस करेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू रिव्यू ऑफ द प्रीवियस थिंग्स. ओके, तो ये जो देखें यहाँ पे, अब जो हमारा ये जो मेंबर है, ओके, अब इसमें शेयर भी है तो एक्सियल भी है तो बेंडिंग भी है. इट मीन्स के ये हमारा जो है अगर वो हमारा मेंबर जिसमें हमारा एक्सियल लोड हो तो हम उसको क्या कहते हैं, बीम कॉलम कहते हैं. मतलब बेंडिंग भी हो रही है, देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी मौजूद है और इसमें एक्सियल भी हो तो एक्सियल लोड भी है, तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, बीम कॉलम कहते हैं. लेकिन देखिए बात ये है कि टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड मतलब अगर हम ग्राउंड रियल ग्राउंड कंडीशंस को देखें तो कुछ ना कुछ जो है ना डिग्री ऑफ एक्सियल लोड जो है वो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर में होती है. मतलब इसके ये ने मतलब सब में नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में होता है कि ये हम इसको बिल्कुल ही जीरो नहीं करते, लेकिन हम फिर उसको जो है ना वो थोड़ी मिनिमम होती है तो हम उसको निग्लिजिबल कर देते हैं और मेंबर को हम एज अ बीम ट्रीट कर लेते हैं. ओके, सो these are something that we overgo or we ignore it. ठीक है, उस ऑफ कोर्स वो जो चीजें हैं वो आपकी बाद में जो है वो आपके जो मेंबर जो एनालिसिस है या आपका जो मेंबर की स्ट्रेंथ है वो उसमें अकोमोडेट होती है थ्रू फैक्टर ऑफ सेफ्टीज एंड अदर थिंग्स. क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ जो है ना वो स्ट्रेंथ रिडक्शन या स्ट्रेंथ जो है ना वो लोड इंक्रीज या स्ट्रेंथ डिक्रीज का मामला नहीं होता. वो उसमें जो स्ट्रेंथ का जो हम देते हैं उसमें जो कम स्ट्रेंथ जो अज्यूम करते हैं, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वो इन चीजों को भी कवर करता है कि कोई अदर टाइप ऑफ लोडिंग आ जाती है तो भी उसको जो है वो कवर किया जा सके या टैकल किया जा सके. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के जो है ना वो मल्टीपल जो है ना वो डायमेंशन में जो है ना वो उसके इफेक्ट्स हैं. ऐसी बात नहीं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो एक रिड्यूस स्ट्रेंथ के लिए दे देता है कि जी आप सेफ हैं. अगर 100 जो है ना वो किप फिट अगर स्ट्रेंथ है तो आपने कहा जी 80 किप फिट है तो 20 किप फिट आपने जो है ना वो छुपा ली जो है वो
या आपने जो है ना बचा ली, तो सिर्फ वो उसके लिए नहीं है कि सिर्फ उसी डायरेक्शन में लोड है, लोड कुड बी कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन। जिस तरह हमने जो है वो आपको याद होगा ट्रस्ट का मेंबर देखा था कि ट्रस्ट में अगर हमारे जीरो फोर्स मेंबर्स हैं वो लोडिंग पॉइंट अगर हमारे चेंज हो तो जीरो फोर्स मेंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। सो हम जीरो फोर्स मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे मेंबर देते हैं ताकि इन केस अगर कोई फ्यूचर में लोडिंग कंडीशन चेंज हो जाए या लोडिंग पॉइंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो मेंबर वहां पर मौजूद हो उसको टैकल करने के लिए या उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए। एनीवे, बीम्स जो है वो हमारे ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि स्लाइड में जो कंटेंट्स हैं आपको रीडिंग आर्ट भी आए, क्योंकि आप रीड कर सकें, ठीक है। तो रीडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज द स्टेज दैट यू शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्निकल थिंग्स या जो सब्जेक्ट यू आर डूइंग, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके जो है वो कोई जाहिर सी बात है आपने बुक्स रीडिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी, सब चीज़ें लेक्चर में नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। सो आपको डिफरेंट बुक्स पढ़ने के लिए यू शुड बी नोइंग हाउ टू रीड, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ बताता हूँ तो फिर वो जो कंटेंट्स हैं स्लाइड्स में वो आप लोगों के लिए उसको भी समझाता हूँ ताकि आप लोग उसको रीडिंग की एबिलिटी आपकी जो है वो ग्रो हो और डेवलप हो, ओके। अच्छा, हम कहते हैं जी वो ओरिजेंटली हैं लेकिन सब्जेक्टेड टू वर्टिकल्स, और ये जो है ना वो केस नेसेसरी नहीं है। अगर हमारा लोड जो है वो बेंडिंग कॉज कर सकता, अगर लोड की वजह से बेंडिंग हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चरल मेंबर, जिस स्ट्रक्चरल मेंबर पे आपकी लोड जो है वो बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे जी, बीम कहेंगे, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि फ्लेक्सुरल मेंबर भीम हमारा जब बात आती है तो हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो दिस इज नॉट द ओनली केस, ओके। it could be inclined, it could be vertical, it could be in any direction, orientation could be anything। अच्छा, अब हमारे पास एक्चुअली आपको पता है कि हम जब कंप्रेशन मेंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, टेंसाइल मेंबर्स को डिस्कशन कर रहे थे, तो उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो एक्सियल कंप्रेशन थी, ओके, या हमारी जो थी वो एक्सियल टेंशन थी टेंसाइल मेंबर्स के लिए, ओके। लेकिन अब आपको पता है कि बीम में आपकी जो है वो बेंडिंग है, फ्लेक्चर है। फ्लेक्चर के लिए हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है कि हमारा जो है वो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ किस में होती है हमारी जी, वो हमारी मोमेंट में होती है, क्योंकि लोडिंग क्या है, बेंडिंग, कौन सा लोड बेंड करता है बीम को, ऑफ कोर्स दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। तो आपकी स्ट्रेंथ भी किस में होनी चाहिए जी, आपकी स्ट्रेंथ जो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना जी कि एक के बदले एक या दो के बदले दो, ओके। तो जैसा लोड आएगा वैसा ही स्ट्रक्चर को जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मतलब अगर लोडिंग मोमेंट में है तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए मोमेंट में कि वो उस लोड को, मोमेंट का जो लोड है, मोमेंट की जो फोर्स है उसको जो है वो रेजिस्ट करे या रिस्पॉन्ड करे। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन है वो जो आपको याद होगा पी यू और 5b/Pn वाली जो फॉर्मुलेशन है वो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी में चेंज हो जाएगी LRFD के लिए, ओके। mu शुड बी लेस देन 5b/Mn। वही रेजिस्टेंस फैक्टर है बेंडिंग के लिए भी जो अपने कंप्रेशन मेंबर के लिए रखा था 0.9, और Mn यू नो दैट नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ है, वहां पर हम लोग नॉमिनल जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह रहे थे, नॉमिनल जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं जी नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारी 5b/Mn, इसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ कहते हैं, और ASG में हम इसको अलाउबल स्ट्रेंथ कहेंगे, वी नो दैट, ठीक है। अब ये अगर आप देखें कि ये जो आगे हैं वो आपके दो शेप्स हैं यहाँ पे, तो ये जो है वो आपका जो शेप है वो आपका हॉट रोल्ड शेप है, लेकिन ये आपका जो है ना वेल्डेड जो है ना वो देखें, यहाँ पे हमने वेब को और जो है वो हमारे जो यहाँ पे हमारे इन दोनों फ्लैंज के साथ जो है वो हमने इसको, ये बिल्टअप शेप है ऑफ कोर्स, इसको हमने वेल्ड कर दिया है। तो ये जो वेल्डेड जो शेप होते हैं इनको हम प्लेट गेडर भी कहते हैं, ओके, इनकी वेल्डिंग की जो है ना वजह से, ओके। तो कीप दिस इन आल्सो माइंड, ओके। तो ये हमारी अलाउबल की जो है स्ट्रेस डिजाइन की जो है वो फॉर्मुलेशन है, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम अब हमारा जो टास्क है, पहले हम क्या कर रहे थे जी, पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और नॉमिनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या नॉमिनल जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना हम डिटरमाइन कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि जिस तरह पहले हम करते हैं कंप्रेशन मेंबर्स में, और इसमें हमें बिहेवियर समझना पड़ेगा अपने फ्लेक्सुरल मेंबर का, कि हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर में होता क्या है, लोडिंग के बाद उसके साथ होता क्या है, मतलब स्ट्रेसेस किस तरह की होती है। जिस तरह आपको पता है कि कॉलम जो कंप्रेशन मेंबर जो है वो बकल कर रहे थे, ठीक है, और हमारा जो जो टेंसाइल मेंबर जो था हमारा, उसमें हमारी जो है वो हम यील्ड स्ट्रेंथ उसकी ग्रॉस एरिया से मालूम कर रहे थे, उसकी नेट उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमारी, तो वो हमारी जो थी वो हम नेट इफेक्टिव एरिया से कर रहे थे कैलकुलेट, ओके। लेकिन अब बीम के लिए हम नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक इसकी भी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसकी भी एक इलास्टिक स्ट्रेंथ होगी, एक प्लास्टिक स्ट्रेंथ होगी, ऑफ कोर्स जिस तरह वहां पर हमारी टेंसाइल और उसकी थी, मतलब एक इलास्टिक स्ट्रेंथ होगी, एक हमारी क्या होगी, प्लास्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसके भी लिए भी हमें फ्लेक्सर मेंबर के लिए हमें स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन। तो पहले हमने जो है वो इसका बिहेवियर है, किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए उसका जो बिहेवियर है अगेंस्ट द लोडिंग, वो समझना बहुत ही जरूरी है, ओके। अच्छा, इसके लिए देखें जो हमारा एक मेंबर है इसमें हमारे पास, उस मेंबर में अगर आप देखें, अब ये चीज देखें, ये एक आपका जो है वो टू थर्ड लोडिंग पे जो है वो एक बीम है आपका, ठीक है। इस बीम पे आपका यूडीएल भी लग रहा है और आपका जो है वो क्या पॉइंट लोड भी यहाँ पर लग रहा है। आप अगर इसका सेक्शन यहाँ से कट करें, ओके, इसका अगर आप सेक्शन कट करें, देखिए हमने इसको, आपको याद होगा कि हमने ये सारी की सारी चीजें की हुई है। सेक्शन कट करेंगे तो एक्सियल इसमें होगा नहीं, ठीक है। एक्सियल जो है वो क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट्स है हमारी एक जो है वो इसमें एक्सियल लोड नहीं है। तो जो एक्सियल लोड नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारा कोई इंक्लाइन लोड होता इस तरह का, तो हमारी ये जो है एक्सियल का जो है वो होता कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे एक्सियल जो रिएक्शन है लोड ना होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से इसमें हमारा जो एक्सियल कंपोनेंट है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक्सियल कंपोनेंट नहीं है, ओके। तो हमारे कौन से कंपोनेंट हैं, हम इसकी जो इंटरनल जो हमारे जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, शियर है और मोमेंट है। ये चीजें हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं। ये हमारा डब्ल्यू शेप है, हमने इसके हवाले से जो ना इसकी जो स्ट्रेस फॉर्मुलेशन है आप देखें, अब इसकी जो स्ट्रेस है क्या होगा जी। अब ये होता ये है कि बीम आपका क्या होगा, यूं आपका जो है वो बीम बेंड होगा, ठीक है। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं और आप लोगों ने इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये इसका जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है, ओके। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। इस बॉटम फाइबर में टेंशन है, और ये जो हमारा टॉप है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप वाला जो रीजन है उसमें हमारी क्या है, कंप्रेशन है, ओके। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, मैं अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस तरह बनेगी जी। मैं अगर इसको यहां से कट करूं तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे ये नजर आएगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है टेंसाइल, ओके, और ये मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मतलब ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस को, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, लेट मी करेक्ट इट, ओके। तो ये हमारा जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस में इसको जो है वो तरीके से इसको एक दफ़ा ठीक तरीके से बना लेते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको इसको सही तरीके से बनाना भी चाहिए, खैर फिर लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको रब कर लेते हैं जी। तो आप ये चीज़ देखें कि आपका ये जो मतलब पार्ट है फ्लेक्सर का, इसमें जो है ना वो इसके जो बिहेवियर को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जो है वो ये चीज़ें समझना, इसकी जो बिहेवियर है वो समझना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर ये दूसरा पार्ट होगा तो वो दूसरा पार्ट कैसे होगा, अपोजिट यहाँ पे फोर्सेस हो जाएंगी, एंड दिस ये वाला जो पार्ट है उसके लिए उसकी जो है वो अपोजिट में जो है वो उसकी ये डायग्राम बन जाएगी।
तो क्या हो रहा है, देखें, एक पार्ट में कंप्रेशन हो रही है, एक पार्ट में टेंशन हो रही है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है जी, देखें ये स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम है इसकी, इस मतलब इस सेक्शन की, हमारे जो डब्ल्यू शेप है हमारा, इसकी ये स्ट्रेस डायग्राम है। अब स्ट्रेस डायग्राम में क्या होगा, टॉप फाइबर पे देखें ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस यहां से यहां पर इस पॉइंट पे ज्यादा है, फिर ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए रिड्यूस हो रही है, ऐसा पॉइंट आ रहा है जिस पे आपकी कंप्रेशन, ये जो स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो जीरो हो रही है, एंड देन टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो शुरू हो रही है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे। मतलब आपको पता है कि ये जो हमारी फ्लेक्चर थ्योरी है, आपने पढ़ी है इसमें, थ्योरी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, कि हमारे ये जो प्लेन्स हैं वो हमारे आफ्टर बेंडिंग प्लेन ही रहते हैं, ठीक है, वो अभी हम उस असम्पशन पे आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, प्रोड्यूस हुई है, और आखिर में जाके यहाँ पे जाके मैक्सिमम हुई है, ओके। ये हमारे दो मैक्सिमास हैं, एक मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरीके से ऑफ कोर्स इसमें जो स्ट्रेस हो रही है, तो ऑफ कोर्स क्या होगी जी, स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करती है, वी नो दैट स्ट्रेस हमारी स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है। तो अब हम उसी बात पे भी आते हैं इंशाल्लाह ताला, कि उसकी जो स्ट्रेन है वो क्या होनी चाहिए, और हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो फ्लेक्चर थ्योरी है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपका जो ये जो देखें, ये यहाँ पे जो एफ बी है, मैक्सिमम कंप्यूटेड बेंडिंग स्ट्रेस है, अलाउ, और जो स्मॉल एफ बी है, यहाँ पे देखिए स्मॉल एफ बी मैक्सिमम कंप्यूटेड स्ट्रेस है। अच्छा, अब बात ये है कि हमने एक्चुअली अल्टीमेटली करना क्या है, हमने हमारा जो फ्लेक्चर मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। जिस तरह हम वहां पे यील्ड जोन में स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, तो प्लास्टिक जोन में इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों स्ट्रेंथ हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। इस बात को हमने समझना है कि वो कैसे कैलकुलेट होगी। हमने उसका बिहेवियर देख लिया कि जब हमारा ये जो क्रॉस सेक्शन है जिस पे बेंडिंग में जाती है, तो टॉप पे फाइबर में टॉप का मतलब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, और बॉटम वाला जो हमारा फाइबर है, लास्ट फाइबर है, उसमें जो है वो हमारी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होती है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस है, टॉप पे जो है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बॉटम पे हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है। अब ये चीज देखिए कि ये जो हमारा जो सेक्शन है अभी जिस पे हमने डिस्कशन की है, कि हमारा ये जो शेप है, आई शेप है, उसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो बेंडिंग होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो हमारा सिमेट्रिक सेक्शन है, जो अभी हमने देखा, जिसकी मैं ड्राइंग की अभी हम बात कर रहे थे। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल जो है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेंडिंग स्ट्रेस की, वो हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। शेयर को अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, शेयर को अभी हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस की, ठीक है। वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ हमारी, हम उसको क्या कहते हैं जी, वो हमारी यूनिफॉर्म है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है। वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्म है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर हमारा एलिमेंट्री मैकेनिक्स में आपने ये ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये फ्लेक्चर फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बी बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई एक्स, ठीक है। ये वाला जो फ्लेक्चर फॉर्मूला है ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स के लिए ही है, ऑफ कोर्स ये यील्ड जोन तक की है। तो इससे आप जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, आपका जो इलास्टिक लिमिट में जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये है भी इलास्टिक के लिए ही, लिमिट के लिए ही है, विद इन इलास्टिक जोन के लिए इक्वेशन है। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो जो प्रीवियस जो हमारी फिगर है उसके लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है। एम जो है बेंडिंग मोमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन अंडर कंसिडरेशन, वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल प्लेन टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम किस पॉइंट तक जो है वो मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें किस पॉइंट पे स्ट्रेस चाहिए, हमें स्ट्रेस कहाँ पर चाहिए, हमें ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए, ठीक है। अगर हम इस बात फिगर की बात करें, अगर हम इस फिगर की बात करें, तो y जो है वो टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये होगा, ये मतलब जब हम बात करते हैं हमारे पर्टिकुलरली जो डब्ल्यू सिमेट्रिक, जो हमारा जो शेप है, सिमेट्रिक शेप है, उसकी जब हम बात करें, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टॉप फाइबर है, मतलब ये वाला जो फाइबर है जिसपे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस है, हमें तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो y जो है वो हमारा जो पॉइंट है y, दिस इज व्हाट
न्यूट्रल प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज वेरी नोन क्वांटिटी। होमोजीनियस मटेरियल के लिए बात एक जी जो है वो वर्थ वाइल जो है, वो जो नोटिंग वाली बात है वो जी ये है कि आपका जो होमोजीनियस मटेरियल है, और हमारी अजम्पशन भी होमोजीनियस की है, न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब वो जो हमारा जो शेप का सेंट्रोइडल एक्सिस है और उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और वो जो हमारी इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस की फ्लेक्सर फॉर्मूला वाली, उसमें एक और अजम्पशन है जो आपने जहन में रखनी है, वो है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन्स। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन्स आपको पता है कि लीनियर स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जिस तरह आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, यील्ड के बाद वो फिर जो है वो इस तरह हो जाता है कर्व। मतलब वो जो है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन तक ही वैलिड है। ठीक है, आफ्टर यील्ड ये इक्वेशन आपकी यूज नहीं हो सकती, कीप इन माइंड। ओके, अच्छा, एक और चीज असम्पशन जो है वो उस इक्वेशन की, आपकी जो फ्लेक्सर फार्मूला है, क्रॉस सेक्शन जो पहले प्लेन थे वो बाद में भी बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहते हैं। ओके, अच्छा, क्रॉस सेक्शन की जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो होनी चाहिए। ओके, और लोडिंग जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो है वो हमारा हमारा जो है वो जो हमारा जो बीम का जो केस है उसमें एक्स एंड वाई, वो जेड एक्सिस जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगा। अगर मैं इसकी 3D बनाऊं, अगर आई एम ट्राइंग टू डू इट, ठीक है, अगर ये करूं तो ये इसका जो है वो z एक्सिस है। ओके, ये जो लेंथ है वो z एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारी वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसका। बाकी x एंड y, इसकी विड्थ वो x है एंड इसकी जो डेप्थ है वो y एक्सिस है। ओके, तो हमारी ये जो y एक्सिस जो है वो एक तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और हमारा ये जो लोडिंग जो लॉन्गिट्यूडल में होनी चाहिए, प्लेन में z एक्सिस में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो उसी में होती है। ठीक है, और हमारा जो एक और जो चीज है जी, बल्कि मैं सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो हमारी एक्सट्रीम फाइबर पे होगी। ये जो हमारा जो केस है, ऑफ कोर्स इसमें हमारी एक्सट्रीम फाइबर पे होगी, वेयर y इज द मैक्सिमम। ठीक है, y जो है वो हमारी मैक्सिमम पे होगी, यानी हमारी वो जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइबर और जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस फाइबर तक जो है ना वो सेंट्रॉइड से जाएगा, y की वैल्यू होगी। अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अगर ये चीजें अभी थ्योरेटिकली नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और आसानी से समझ आ जाएंगी। जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, हम ऑफ कोर्स हमको पता है कि हम डब्ल्यू शेप यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो न्यूट्रल एक्सिस वो जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो हमारी ये जो स्ट्रेसेस होंगी, मतलब कौन सी स्ट्रेसेस, टॉप कंप्रेशन, ठीक है, और जो टॉप जो बॉटम टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये उस न्यूट्रल एक्सिस के बाद जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी इक्वल होगी, टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन कब कब होगी, जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि हम उन्हीं शेप्स को डील करेंगे यहाँ पे और उन्हीं शेप्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे जिसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारा। अच्छा जी, अब देखें ये जो फॉर्मूला है एफ एफ मैक्स इज इक्वल टू एम सी अपॉन आई एक्स। अब ये जो सी है, अब आप सोच रहे होंगे जी ये जो y है वो c क्यों बन गया। वो इसलिए बन गया, अगर आप इस डायग्राम को देखें जरा, कि लेट मी शो यू, ये जो c है y जो है वो हमारा c बन गया, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस से हमें हमारा जो y की वैल्यू है वो y वुड बी c, क्योंकि वो हमारा जो है वो टॉप फाइबर तक वो है, तो मतलब न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी c है, तो हमने उसको y के बजाय c कह दिया। ठीक है, तो वो जो c है उसने रिप्लेस कर दिया, इस केस में उसने रिप्लेस कर दिया क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, एम सी अपॉन आई एक्स। अब आई एक्स अपॉन सी जो है उसको हम जो नाम देते हैं वो हम देते हैं एस एक्स। अब आप देखें ये जो एस एक्स है वो आपका सेक्शन मॉडुलस है, वो क्या है आपका, सेक्शन मॉडुलस है। अब आपका जो एस एक्स है वो सेक्शन मॉडुलस है। अब सेक्शन मॉडुलस में आपको पता है कि इसकी जो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूनिट है, क्यूबिक फीट फोर या इंच फोर या पावर फोर, ये इंच फोर अपॉन इंच, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इंच क्यूब में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस का। अब ये जो है
किसी भी क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए जो सिमेट्रिक है उसका जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जिस क्रॉस सेक्शन की सिमेट्री नहीं है उसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो टॉप एक्सट्रीम फाइबर के लिए अलग होगा और बॉटम एक्सट्रीम फाइबर के लिए सेक्शन मॉडुलस अलग होगा। अगर आपका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की सिमेट्री जरूरी है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो दोनों जो है वो जो सेक्शन मॉडुलस है टॉप और बॉटम के जो फाइबर्स के हैं वो सेक्शन मॉडुलस अलग होंगे। अब हमारी ये जो स्ट्रेस है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमारा जो ये जो इक्वेशन है, ये जो भी हमारी वैलिडेशन है वो हमारी लीनियर इलास्टिक होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो पीछे आपने देखा यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब ये जो वाली जो इक्वेशन है हमारी, अब ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो एफ मैक्सिमम है, अब एफ मैक्सिमम इसमें जो है वो स्ट्रेस मैक्सिमम हमारी यील्ड लिमिट में, मतलब यील्डेड लीनियर जोन में आपको क्या है भाई, जब तक आप लीनियर जोन से आप कब निकलते हैं, लीनियर इलास्टिक जोन से आप कब निकलते हैं, ठीक है, इलास्टिक जोन से आप कब निकलते हैं, जब आपकी स्ट्रेस एफ वाई से ज्यादा हो जाए, ऐसा ही है ना, जब आपकी स्ट्रेस एफ वाई से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है तो उसकी ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो जो इलास्टिक जोन में वो एफ वाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी ही होनी चाहिए। तो एफ मैक्स की जगह हमने जो वैल्यू रख दी वो कौन सी रख दी, एफ वाई की रख दी, और उसको सेक्शन मॉडुलस से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब ये जो एम वाई है ये वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है जो बीम को यील्डिंग पॉइंट मिला है, मतलब यील्ड मोमेंट है इसका, वो मोमेंट की वैल्यू जो आपके बीम में यील्डिंग प्रोड्यूस करे या यील्ड पॉइंट तक उसको ले आए। ओके, बात समझ में आ गई। ये यील्ड मोमेंट, यील्ड स्ट्रेंथ की मतलब नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी फॉर यील्ड, मतलब नॉमिनल यील्ड मोमेंट कैपेसिटी कह लें आप इसको, यील्डिंग स्ट्रेंथ कह लें आप बीम की, ये आपकी स्ट्रेंथ आपको इस इक्वेशन से मिलेगी। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो चीज है वो जो फर्दर जो हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो एक ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसका बीम का बिहेवियर है। इसको समझने के लिए अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आई होप कि आपको सारा बीम का पूरा बिहेवियर समझ आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो है वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड हमारा इसके जो है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। इसकी बेंडिंग मोमेंट आपको पता है PL/4 है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये हमारा जो शेप है, क्रॉस सेक्शन है, ये तो उसका जो है बीम की जो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो सेक्शन है उसका, तो ये जो है वो हमारा जो शेप है जो एक्चुअली जिसको हम जो एज अ बीम यूज कर रहे हैं, ये उसकी स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, एट दिस स्टेज आपका जो मोमेंट है वो लगना शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से कम है, ऑफकोर्स अभी लग रहा है लोड, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेस इंक्रीज होके एफ वाई तक आ पहुंची, इट मीन्स के नाउ इट हैज, मतलब यील्ड पॉइंट तक पहुंच गई है, ठीक है। इसमें यील्ड पॉइंट में पहुंचने के बाद इट मींस के आपका उसके बाद जब जो जो स्ट्रेस बढ़ रही है, आप देखें स्ट्रेस जो जो बढ़ रही है, मतलब यहां तक तो ये लीनियर है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस बढ़ रही है, आप देखिए पहले फ्लैंज यील्ड हो गया है, अब यील्डिंग जो है वो वेब में इंसर्ट होना शुरू हो गई है, लॉन्गिट्यूडनली भी ये बढ़ रही है, इस पॉइंट पे जहां पे मोमेंट आपका है वो लॉन्गिट्यूडनल भी इसको बढ़ा रहा है। अब क्या हो रहा है देखें, अब मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप पे आ गई है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस आ गई है, अभी भी स्ट्रेस बढ़ रही है। आखिर में जाके देखें यहाँ पे ये आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमारी स्ट्रेस जो एफ वाई है टोटली, ये जो टोटली हमारा जो सेक्शन है वो फुली स्ट्रेस्ड है, मतलब टोटली स्ट्रेस है। अब देखें ये भी डिजाइनर पे होता है कि वो उसको इस तरह डिफाइन मतलब डिजाइन करे अपने सेक्शन को कि उस वो फुली जो है वो लोडेड हो जाए, मतलब उसकी क्या मतलब अनस्टेबल ना हो जाए या कोई और फेलियर ना हो, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो मतलब ये फुल स्ट्रेस जो है वो अचीव करे। अब देखिए यहाँ पे ये फुली अब जो है वो ये मतलब यील्डेड है, पूरे का पूरा सेक्शन यील्ड हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, यील्ड जोन के बाद वो प्लास्टिक जोन में आएगा और वो रप्चर हो जाएगा। आपको पता है इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, यील्ड हो जाएगा तो एक प्लास्टिक हिंज पूरा का पूरा सेक्शन जब हमारा यील्ड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेस एफ वाई न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, टॉप और बॉटम अगर आप देखिए न्यूट्रल एक्सिस का तो वो टोटली जो है वो इक्वली लोडेड है, ठीक है, ये क्योंकि हमारा सिमेट्रिक सेक्शन है। ओके, तो इसमें हमारी ये जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो इक्वल है इस एग्जांपल में जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, अब आप देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा
कि अब सारी की सारी कहानी इसमें स्लाइड में लिखी हुई है, इस स्लाइड में लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखें अब इस ये जो बीम है हमारा, इसमें देखें कि ये जब टोटली यील्ड हो जाएगा तो एक ये प्लास्टिक हिंज क्रिएट कर देगा। ये ऑलरेडी हिंज है, आपको पता है यहाँ पे। तो ये एक अनस्टेबल मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, बीम स्टेबल नहीं रहेगा इस प्लास्टिक हिंज की वजह से, ठीक है। मतलब अब आपको पता है कि प्लास्टिक हिंज बनने के बाद इसकी जो है वो जाहिर सी बात है, प्लास्टिक बीम हमारा इलास्टिक जोन से निकल गया है, तो वो फिर किस में आ जाएगा, प्लास्टिक जोन में आएगा। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि रप्चर कब होगा, ठीक है। ये तो प्लास्टिक हिंज तो बन गया, उसके बाद ये जो रप्चर है वो क्या होगा, या उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या होगी। ये तो थी इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। प्लास्टिक हिंज बनने के बाद जो हमारी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो क्या होगी। अब आपको ये भी आपको पता है कि हमने जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो एनालिसिस किया है वो हमारा इलास्टिक एनालिसिस है। और ये जो जब इलास्टिक लिमिट से जब आपका सेक्शन निकल जाएगा तो वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, प्लास्टिक एनालिसिस में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या है, द विच इज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्लास्टिक हिंज, ठीक है। क्या वो मोमेंट जो हमारा प्लास्टिक हिंज जो है वो फॉर्म कर दे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। मतलब प्लास्टिक मोमेंट जो है, प्लास्टिक हिंज क्रिएट करने के लिए जो मोमेंट है वो जो वाई है, जहां पर आपका यील्ड यील्ड कर दे आपके उसको बीम को, वो आपकी क्या है, जो यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी। और ये जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो क्या है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्लास्टिक हिंज, वो मोमेंट जो आपका प्लास्टिक हिंज क्रिएट कर दे, अनस्टेबल कर दे आपके एलिमेंट को। अब इस चीज के लिए जो जरूरी है वो चीज देखें। इसके बाद क्या होगा, वही फिगर वो जो लास्ट वाली थी आपने देखा, जहां पे पूरा यील्ड हो गया था सेक्शन हमारा, वो जो लास्ट वाली जो ये जो हमारी डाया थी, ये वाली जो अगर आप देखें ये वाली जो थी हमारी, ठीक है, ये वाली जो हमारी थी, ये देखें, ये वाली सेम डायग्राम जो है वो हमारी कहाँ पर हमने इस यहाँ पर ले आए हैं, इसकी जो है फर्दर जो मैकेनिक्स है वो समझने के लिए। अच्छा, ये जो हमारा जो मामला है जहाँ पे दोनों हमारे न्यूट्रल एक्सिस और जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो हमारा सेम है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा सेम है, तो दोनों इक्वल एरियाज हैं, ठीक है। तो उसके बाद इलास्टिक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी हमारे सेम है इस केस में हमारे सेम है। अच्छा, अब कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, ऑफ कोर्स हमने कहा है जी कंप्रेशन इज इक्वल, ये विट्टी स्ट्रेस डायग्राम में आपको पता है, आपने इसको आरसीसी स्ट्रक्चर्स में भी आप इसने अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, विट्टी स्ट्रेस डायग्राम है आपकी, ठीक है, बीम्स के लिए। तो ए सी इंटू एफ वाई मतलब एरिया इंटू, अब किस तरह कैलकुलेट करते थे स्ट्रेंथ, एरिया को ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ से, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू एफ वाई। अब ये जो कंप्रेसिव एरिया ऑफ द कंप्रेसिव जोन और एरिया ऑफ द टेंसाइल जोन दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि आपका बाकी जो बचता है वो जो है वो एफ वाई है, ठीक है। ये कपल बन रहा है मोमेंट का, आप देख रहे हैं अगर स्ट्रेस डायग्राम में, मतलब ये इसका सेंट्रॉइड है हाफ एरिया का, ये भी हाफ एरिया का सेंट्रॉइड है। उन दोनों हाफ एरियाज के, यानी ये वाला अपर एरिया जो है हाफ एरिया इसका सेंट्रॉइड, और इस वाले एरिया का सेंट्रॉइड, ठीक है। ये जो सेंट्रॉइड्स हैं, ठीक है, वो वाले जो हमारे सॉरी यहां पर होगा ये, वो वाले जो हमारे सेंट्रॉइड्स हैं, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है, लिवर आर्म जो है, इस कपल का जो लिवर आर्म है जो ए है, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड्स ऑफ द टू हाफ एरियाज। इस हाफ एरिया का सेंट्रॉइड, बॉटम हाफ एरिया का सेंट्रॉइड, टॉप हाफ एरिया का सेंट्रॉइड, बॉटम हाफ एरिया का सेंट्रॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है जी, वो हमारा सेंट्रॉइड ए है, हमारा स्मॉल ए है। स्मॉल ए को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, हाफ एरिया से। ये देखिए ना, इसका ये जो कपल है, ये जो ए है, और ये जो हाफ एरिया से जो है वो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाय 2 इंटू ए, ठीक है। मतलब क्या, किस तरह ये फॉर्मुलेशन हमारे पास आ रही है, ए सी या ए टी, ठीक है, एम पी इज इक्वल टू एफ वाई इंटू ए सी इंटू ए, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन आ गई एफ वाई इंटू ए टी इंटू ए। अब ए टी और ए सी मतलब क्या है, टोटल जो एरिया का है जो वो क्या है, ऑफकोर्स आपका हाफ है ना, ठीक है।
क्यों हाफ है? क्योंकि टोटल एरिया का जो है वो आपका मतलब या तो कंप्रेसिव एरिया लेंगे या आप टेंसाइल एरिया लेंगे, इस सेक्शन के टोटल एरिया का जो है वो क्या होगा, हाफ ही लेना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। क्योंकि दोनों में टॉप पे और बॉटम में सेम स्ट्रेसेस हैं, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेम है, तो कोई भी आप एरिया ले लेंगे, अपर एरिया ले लेंगे या लोअर, वो टोटल एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। और वो जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा मल्टीप्लाई, इस जो है वो लेबर आर्म से होगा, ठीक है। ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या हो रहा होगा, बीम को ये जो मोमेंट लग रहा है, इसको बीम को ये बैंड कर रहा है, इसकी जो रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस जो है, वो जो रेजिस्टेंस है हमारी, वो रेजिस्टेंस हमारी इस तरह से होगी ना, ये देखिए यही वाली चीज है, ये जो कपल है, ये वाला जो कपल है वो ये देखिए यू बन रहा है, ठीक है, बीम को बैंड कर रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस में इसको भेज रहा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इसके क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो हमने इसका जो ये जो कपल है, इसका ये इसको अनस्टेबल कर रहा है, इसके ऊपर ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इस तरह से इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ये जो कपल है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट जो है वो हमारा मोमेंट होना चाहिए, जो इसको रोके, जो इसको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करे। इट मींस कि जितना ये है उतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो जितना ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ इससे, इस स्ट्रेस से, ये जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो उस मोमेंट से हमारा जो सेक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा, अब हमारा जो फर्दर, अब ये चीज आपने समझ ली होगी। अब ये जो प्लास्टिक एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए आपको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए और इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए। ये बात हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये हमारा एक फॉर बिल्टअप शेप है, ये जो बिल्टअप शेप है हमारा, ये एक एग्जाम्पल है जिसका जो अगर आप देखें आपकी जो वेब है, सॉरी फ्लैंज है, उसकी विड्थ जो है वो 8 इंच है, उस फ्लैंज की थिकनेस जो है वो 1 इंच है, जो हमारी जो वेब की जो हाइट है वो 1 फीट है, ठीक है, और वेब की जो थिकनेस है वो हाफ इंच है, ठीक है। मतलब ये आपका सिमेट्रिक सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है एस, और द यील्ड मोमेंट स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करनी है एम वाई। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है ना वो कैलकुलेट करना है जेड, और आपने प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी एम पी यूज करनी है। अच्छा देखिए, जो हमारे जो हॉट रोल जो शेप्स हैं हमारे, वो हमारे जो मैनुअल है उसमें हमारे पास एस और जेड की सेक्शन मॉडुलस की, और हमारा जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की, दोनों की वैल्यूज हर सेक्शन की मैनुअल में गिवन है। लेकिन चूंकि हमारे पास लोकली भी हमारे जो सेक्शन है बिल्टअप शेप्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है उसको किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज एग्जांपल फॉर दैट कि अगर हमारे लोकल जो शेप्स हैं उनके लिए इलास्टिक एंड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए, ठीक है। अब आप बात याद रखिए कि हमारी ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो लोकेटेड है मिड डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेक्शन मॉडुलस क्या है, आई अपॉन सी, ठीक है, आई अपॉन सी। अब यहाँ पे जो सी होगा वो ऑफकोर्स क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप एक्सट्रीम फाइबर होगा, ठीक है। तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय, अब इस पूरे सेक्शन का हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे ये जो डब्ल्यू शेप है, आई शेप है, इसके कैलकुलेट करने के मेथड्स देखे होंगे। सेम मेथड है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखेंगे, वो जी है 0.667, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो इस तरह होगा कि आपकी जो वेट जो फ्लैंज की जो विड्थ है वो 8 इंच है, बी डी क्यूब अपॉन 12, 8 इंटू 1 क्यूब अपॉन 12, तो आपकी ये क्या होगी, आप इस कैलकुलेशन को चेक कीजिएगा, नहीं समझ आए तो करली फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, और जो डी है इसकी जो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो डी है वो हमारा 6.5 जो आपको दिखा रहा है वो किस तरह है 6.5, ये देखिए वो इस तरह है आपका 6.5 किस तरह है आपका, देखें ये हाफ जो है 6 इंच है इसका वेब का, ठीक है,
और ये जो हाफ है 1 इंच का यहाँ से, तो ये जो है 6 प्लस 0.5 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी हाफ एरिया की जो है वो क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, हाफ एरिया की क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ होगी। अच्छा जी, अब हाफ एरिया दूसरा है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि वो हमारा सेक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। सेक्शन जो है वो हमारा सिमेट्रिक है, तो आपका देखें टॉप हाफ एरिया का जो फ्लैंज और वो है, और बॉटम हाफ एरिया का जो फ्लैंज है वो आपकी देखिए सेम आई प्लस ए डी स्क्वायर है। ठीक है, वेब जो है वो हमारा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो जो थिकनेस है 0.5 इंटू 12 इंच क्यूब अपॉन 12। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 72 इंच 4 हो जाएगी। तो आपका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका वो 749.4 इंच 4। ठीक है, आपका जो है ये इंच 4 है। ओके, इसका यूनिट लिखा नहीं हुआ, इंच 4 इसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब जी हमारा जो सी है, वो जो सी है हमारा वो क्या होगा, सी। ठीक है, वो सी हमारा इस तरह होगा, आपको पता है कि टॉप एक्सट्रीम फाइबर और जो हमारी स्ट्रेस है वो हमारी जो है वो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो हमारी कैलकुलेट करने के लिए जस्ट लाइक हमने कहा था जी y इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो जो था वो हमारा y जो है वो c बन गया था। यहाँ पर जिस तरह हमने किया था देखें, दिस इज द थिंग, y इज द y जो था वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टॉप एक्सट्रीम फाइबर है, तो ये c बन जाएगा। ठीक है, ये वाला c है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो c है वो हमारा कितना आ गया, देखें हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ ये जो पूरी जो हाइट है इसकी, वो जो हाफ है इसका वो कितना है हमारा 6 है। ठीक है, इसको हम लेट मी, ये हाफ जो है वो आपका जो वो जो है वो 12/2 ये 6 है। ठीक है, एंड 1 इंच ये वाला देखिए, एंड दिस इज 1 इंच टॉप एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 7 इंचेस। ठीक है, ये आपका जो है वो 7 इंचेस बन जाएगा। अच्छा, ये यही चीज है आपकी सी है, ये देखें ये चीज आपकी क्या है, सी है। आप अगर प्रीवियस डायग्राम देखें जो हमने पहले डिस्कस की थी, सेम इज द थिंग, वो जो स्ट्रेस में जो अपना टॉप एक्सट्रीम फाइबर है वो देखें यहाँ पे, ये देखें ये सी है। ओके, तो दिस वुड बी द सी। तो आप क्या करेंगे, सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो सेक्शन मॉडुलस है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, सॉरी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो हमारा कितना आ गया, 107 इंच क्यूब। अब आपको पता है यील्ड मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को Fy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 446 फिट किप्स आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारा जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें वाई बार चाहिए। क्यों वाई बार चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें दोनों हाफ एरियाज का सेंट्रॉइड चाहिए। ठीक है, इस वाले हाफ एरिया का सेंट्रॉइड ये देखें वाई बार, और बॉटम वाले हाफ एरिया का सेंट्रॉइड, क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, तो इन दोनों के जो है वो बॉटम और जो टॉप है सेंट्रॉइड वो जो है वो आपका क्या होगा, वो सेम होगा, इसलिए हम सिर्फ एक ही हाफ एरिया का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके कैलकुलेशन के लिए, सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन के लिए जो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो ए वाई है, ए वाई समेशन ऑफ ए वाई, मतलब फ्लैंज और वेब की दोनों की फ्लैंज का एरिया और उसका जो है वो वाई। अब उसका जो वाई है वो हमारा टॉप एक्सट्रीम फाइबर है, वी नो दैट टॉप एक्सट्रीम जो फाइबर है हमारा मैं यहाँ पे जरा बैक चला जाता हूँ आपको वो जो वाई की जो रिकॉल कराने के लिए, वाई की जो ये देखें ये हमारे वाई की वैल्यू है। तो हमारी ये जो देखें, मैं इसको और फर्दर पॉइंट आउट कर देता हूँ फिगर पे जाके। आपको पता है कि हमारा जो सेक्शन है उस सेक्शन की जो ये जो है वो 6 इंच है, मतलब टोटल ये 12 इंच है वेब हमारी, सेम सेक्शन है ऑफकोर्स, और हाफ ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6.5 न्यूट्रल एक्सिस से
हमारे जो फ्लैंज है उसके सेंट्रॉइड तक, ठीक है, ये हमारा जो वाई है। अच्छा, फिर जो हमारा जो वेब का जो 6 इंच है वेब हमारी, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो 3 इंच पे होगा, तो वेब का जो वाई होगा वो क्या होगा आपका 3 होगा, क्योंकि ये 6 इंच की है तो इसका हाफ जो है वो हमारा क्या होगा 3 इंच होगा। तो हमारा ये जो ए वाई है इन दोनों का वो क्या आ गया हमारा 61 है। ए वाई समेशन ऑफ ए वाई अपॉन ए इज, ये इस फॉर्मूला की तरफ में ज्यादा क्यों नहीं जा रहा, ये मैं आपकी मेमोरीज रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया हुआ है। अच्छा जी, तो आपको जो सेंट्रॉइड की जो वैल्यू है वो सेंट्रॉइड की वैल्यू वाई बार जो है वो आपको मिल गई। अब ये मतलब अपर हाफ एरिया का सेंट्रॉइड हमने कैलकुलेट कर लिया 5.45, ठीक है, वो आपको पता है बॉटम हाफ एरिया का भी सेम ही होगा क्योंकि वो हमारा सेक्शन सिमेट्रिक है और उसके अलावा न्यूट्रल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई बार की वैल्यू आ गई, तो ए क्या है आपका 2 वाई बार होगा, क्योंकि टोटल जो है ना वो ये जो कपल है आपको याद होगा पिछली फिगर में ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है ए है, और ए आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रॉइड्स ऑफ द हाफ एरियाज, हाफ एरियाज के दोनों सेंट्रॉइड के बीच में टॉप एंड बॉटम हाफ एरिया के जो सेंट्रॉइड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है ए है, तो वाई बार प्लस वाई बार आपका क्या होगा ए बन जाएगा। अच्छा जी, 2 वाई बार आपका जो होगा वो 11.09 आपके पास इंच ये आ गया। अब आपका जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है वो a/2 हाफ एरिया, मतलब जो टॉप टॉप वाला जो आपका जो है वो एरिया है आप उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो a/2 इंटू ए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि दोनों एरियाज इक्वल हैं, टॉप एंड बॉटम दोनों स्ट्रेसेस इक्वल है। अब जो भी स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हमारी वो सेम है, दैट इज वाई हमने हाफ ऑफ द एरिया ले लिया है, और जो हमारी जो स्ट्रेस है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो मोमेंट जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, जो प्लास्टिक हिंज क्रिएट कर रहा है वो रादर इन कंप्रेशन और टेंशन, तो वो हमारा जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा 508 फिट किप्स हो जाएगा, और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू है वो हमारी 122 इंच क्यूब हो जाएगी। देखिए ये जो था वो सारा का सारा जो मामला था वो था हमारा किसके लिए, हमारा था वो बिल्ट अप शेप के लिए। बिल्ट अप शेप जो भी होगा आप उसके लिए ये सारी की सारी जो है वो प्रोसीजर के थ्रू प्लास्टिक इन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा हॉट रोल शेप है, ठीक है, जस्ट लाइक ये W10/60 है, 8992 स्टील है, ये हमारा जो है वो मैनुअल में गिवन है। अच्छा, मैनुअल में हमारे पास डायरेक्टली सेक्शन मॉडुलस की, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब ये कहता है जी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आप इसकी मालूम करें, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो हमारा शेप है W10 मैं इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ कर देता हूँ रफली, ठीक है, मैं बड़ा ही रफली और इसको क्रूड सा ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा, और ये जो है हमारा जो यहाँ तक हमें जो है वो वाई बार और बॉटम और दोनों ये जो वाई बार्स होंगे जिस अभी हमने कैलकुलेट किए तो वो ए है, हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट भी गिवन है, या तो आप ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप टॉप हाफ एरिया का जो आपका टॉप हाफ एरिया है उसका सेंट्रॉइड आपको पता हो, वाई बार पता हो, ठीक है। वाई बार भी आपके मैनुअल में गिवन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, टॉप हाफ एरिया का सेंट्रॉइड चाहिए, टोटल इस शेप का सेंट्रॉइड नहीं चाहिए, टॉप हाफ एरिया का चाहिए, ओके। ये वाला जो अपर एरिया है टॉप हाफ एरिया, जब अभी हमने वाई बार कैलकुलेट किया, तो आप क्या करेंगे W10/60, तो आपको पता है हमारे पास WT शेप्स होते हैं, WT5/30 जो है वो इसका शेप है। वो अगर हम मैनुअल में जाते हैं जी, ठीक है, मैनुअल में जाने के बाद हमारा जो होगा वो देखें ये WT5/30 है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और जी ये देखें आपका आ गया वाई बार यहाँ पे 0.884, देखें ये रहा वाई बार, ठीक है। टॉप आपका जो सेंट्रॉइड है टॉप ऑफ एरिया का वो यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे इसने अब जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये होगा जी आप क्या करेंगे कि 0.884 यहाँ पर आपके पास आ गया, तो आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ है इसकी टोटल जो इसकी डेप्थ है वो 10.2 इंच है, टोटल आपको पता है इसकी डेप्थ जो है वो 10.2 इंच कहाँ से मिलेगी आपको, वो भी आपको कहाँ से मिलेगी, मैनुअल से मिलेगी, ठीक है। मैनुअल में देखें ये जो चीज़ है मैनुअल में देखें यहाँ पे, ये देखें ये डी है, ओके, तो ये आपको यहाँ पर गिवन है 10.2 इंचेस, ओके।
अब हमें एक्चुअली हमें क्या चाहिए, एक तो एरिया का हाफ, बल्कि पहले तो हमें ए चाहिए, ठीक है। सेंट्रॉइड आपको मिल गया, मतलब जो टोटल आपको ए चाहिए वो वाई बार प्लस वाई बार चाहिए, ठीक है। अब वाई बार के लिए उसने जो है वो आपको दे दिया है, वो वाई बार की जो प्लेसमेंट है टॉप फ्लैंज से 0.884 है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैनुअल में जो वैल्यू मिलेगी आपको टॉप फ्लैंज से उसके जो सेंट्रॉइड तक जो टॉप ऑफ एरिया है वो यहां तक है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको जो ए की वैल्यू चाहिए वो चाहिए ये वाली ए की वैल्यू, मतलब मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स को। इस पॉइंट से लेके सेम ये पॉइंट होगा, यहां से लेके यहां तक आपकी जो वैल्यू है ये है आपका एक्चुअली ए, ठीक है। तो आपकी वो वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको टोटल डेप्थ में से, टोटल जो आपकी जो डेप्थ है उसमें से आप क्या करेंगे, -2 इंटू 0.884 करेंगे, 10.2 माइनस यहां से 0.884 निकल जाएगा, यहां से 0.884 निकल जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 8.4322। ये आपकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, ए की वैल्यू है। एरिया टोटल आपके पास इसका जो है वो गिवन है, ठीक है। सेक्शन का एरिया अगर हाफ ऑफ द एरिया अगर आप लें तो डब्ल्यू थर्ड, बल्कि इस तरह कर लें, ये W10/60 है, 17.6 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा 8.8 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि मैंने अगर रखा हो, लेट मी सी, वो टेबल मैंने रखा हो, इसमें इसमें सॉरी इसमें नहीं है, वो टेबल आप वहां से WT वाला जो है, ये जो शेप है इसमें जाके इसका एरिया वहां से भी देखा जा सकता है। खैर वैसे भी आप उसको 2 से डिवाइड कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू वो क्या आ जाएगी 74.2 इंच क्यूब आ जाएगी, ठीक है। अब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ये तो आपने उसके थ्रू कैलकुलेट की है प्रॉपरली, लेकिन अगर आप सेक्शन उसको मैनुअल को देखें तो मैनुअल से आपको ये चीज बिल्कुल इजीली मिलेगी। आपको डब्ल्यू शेप है, देखें W10/60 है, W10/60 का जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है वो देखें ये रहा 74.6। मैनुअल में आपको ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना समझाना ये मकसूद था, ये बहुत जरूरी था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई बिल्टअप शेप है तो आपको उसका प्लास्टिक एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे 74.66 है, जो हमारी वैल्यू है वो भी हमारी 74.2 है, तो कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे 50 इंटू 74.2 आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो 309 फिट किप्स आ जाएगी। तो आज का ये जो लेक्चर था वो हमने इलास्टिक एंड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को समझने की कोशिश की, और जो बिहेवियर है हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर का वो हमने समझने की कोशिश की। शेयर को आज हमने फिलहाल डिस्कस नहीं किया, शेयर को भी हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने पता है वो जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी उसमें मोमेंट था और शेयर था, दो इंटरनल फोर्सेस थी। शेयर को फिलहाल हम नहीं देख रहे। बहरहाल शेयर के लिए भी बाद में यही होगा कि हम उसका शेयर का बस एक चेक कर लेंगे कि शेयर में वो फेल ना हो रहा हो, उसकी शेयर में इनफ स्ट्रेंथ हो, वो हमारे पास टेबल्स इसमें गिवन है मैनुअल में, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक आसानी का बायस होगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, आई एम हियर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू देन इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।